तो पिपली और मधु की बात कर रहे थे हम, और वायु की। ये योगवाही हैं। तो जिन चीजों के साथ मिल जाते हैं ना, उनका फंक्शन बढ़ जाता है और चीजें ज्यादा होने लगती हैं वो। तो जैसे पिपली है अनुपान के रूप में आयुर्वेदिक दवाइयों में, है ना, पिपली को भी देते हैं हम लोग, या साथ में मिला देते हैं कम मात्रा में। इसी तरह मधु, आप जो भी दवाइयां उठाकर देख लो, हमारी मैक्सिमम दवाइयों का अनुपान मधु है। फिर वायु, आपने देखा है कि वायु जैसे ही मिलेगा ना, तो जैसे किसी को कोई डिजीज है, साथ में बात भी लग जाए तो डिजीज ज्यादा बढ़ जाएगी। तो किसी भी चीज को बढ़ाने की क्षमता रखती है ये चीजें। भाव प्रकाश ने घी, तेल, मधु, पारा, जल, लोह आदि, इनको योगवाही कहा है। इसको याद करने की हम ट्रिक एक बना के रखते हैं कि मधु से कह रहे हैं कि मधु जा घी तेल पाले, कि कहीं घी तेल बढ़ रहा है मतलब। मधु, जा यानी जल, घी तेल तो घृत और तेल, पाले तो पाले मतलब पा से पारद, और ले से मतलब लोह आदि। तो भाव प्रकाश के ये द्रव्य हैं योगवाही। नेक्स्ट, जनपद ध्वंस का मूल कारण। इस चैप्टर की बात नहीं है, आगे विमान स्थान में पढ़ेंगे। जनपद ध्वंस यानी ऐसी बीमारियां जिनसे पूरा का पूरा शहर नष्ट हो जाए, पूरा जनपद नष्ट हो जाए। ठीक है। इस पे भी सवाल बना रखा है, ऐसा कि इंटरव्यू में लोगों ने पूछ लिया कि बताओ पीछे कोविड हुआ था, तो क्या ये जनपद ध्वंस था? ठीक है, तो वैसे तो हम कह के चल रहे थे जनपद ध्वंस जैसी कंडीशन है, लेकिन इंटरव्यूअर ने और लोगों ने इस तरह से इसको दिया कि नहीं, पूरा जनपद नष्ट जब तक ना हो, यानी कि पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाए, तो वो कंडीशन होती है जनपद ध्वंस। इसमें ऐसा हुआ नहीं कि सिर्फ छोटे छोटे सेंटर बने ऐसे, मान लो कि जहाँ डिजीज ज्यादा हुई, है ना, कुछ लोगों के साथ कैजुअलिटी भी हुई, कि लेकिन जनपद ध्वंस नहीं है एग्जैक्ट है। कि वो तो कभी आता है जब कहते हैं ना दुनिया खत्म हो गई लगभग, या यहाँ इंसानी बस्तियां पूरी खत्म हो गई, कि वो कंडीशन होती है जनपद ध्वंस। ठीक है ना, तो याद रखना थोड़ा सा इसको भी। तो खैर, इसका मूल कारण क्या है? तो अधर्म। अधर्म से होता है जनपद ध्वंस। और इसकी योनि क्या है? तो प्रज्ञा अपराध। कि कहीं ना कहीं बेस में यह है कि आपकी प्रज्ञा जो है काम नहीं कर रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो आप अधर्म करने लगे। तो योनि प्रज्ञा अपराध। कि अधर्म का जन्म कहाँ से हुआ? प्रज्ञा अपराध की वजह से। तो याद रखना, मूल कारण तो अधर्म, और योनि तो प्रज्ञा अपराध। सुश्रुत ने रक्त का रस मधुर बताया है। तो सुश्रुत, इसलिए वो सर्जन बने होंगे, ऐसा करके याद कर लो कि उनको मीठा लगता होगा खून। तो सुश्रुत ने रक्त का रस मधुर बताया है। और कह रहे हैं विधा तो पित्त के समान ही होता है, कि मतलब कैसा हो जाएगा? अम्ल, विधा होके। अष्टांग यानी वाग्भट जो है, वो रक्त के लिए कहते हैं कि मधुर है, लेकिन थोड़ा सा सॉल्टी भी है, किंचित लवण। तो मधुर और किंचित लवण। नेक्स्ट, कफ के भी 7 गुण हैं। गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छल समझ आने चाहिए। सुश्रुत ने कफ को लिखा सामान्यतः मधुर, और विदग्ध अवस्था में लवण होता है। तो ये भी याद कर लो कि कफ विदग्ध होके लवण हो जाता है। हो सकता है जब वाग्भट ने टेस्ट किया हो। ये वो तो रक्त की बात है। कोई नहीं, आगे देखो। कपिल ने त्रिदोष के लक्षण क्या बताए हैं? ये भी आपको जनरल पता होंगे। देखो, हम रस जब पढ़ते हैं छह, तो इस तरह बोलते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो ऊपर के तीनों जो होते हैं मधुर, अम्ल, लवण, वो कफ को बढ़ाते हैं, वात का शमन करते हैं। नीचे के तीनों वायु को बढ़ाते हैं, कफ का शमन करते हैं। और मधुर, तिक्त, कषाय, ये पित्त का शमन करते हैं। मधुर, तिक्त और कषाय, बाकी तीनों पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं। तो वही बात इस श्लोक में लिखी है, कपिल का श्लोक है त्रिदोष के बारे में, कि कटु अम्ल लवणम पित्तम, ये पित्त को बढ़ाने वाले हैं। फिर देखो, स्वादु अम्ल लवणम, कफ को बढ़ाने वाले हैं। कषाय, तिक्त, कटु, सॉरी, कटु, अम्ल और लवण, ये पित्त को बढ़ाने वाले। स्वादु अम्ल लवण यानी मधुर, अम्ल, लवण, हाँ, कफ को बढ़ाने वाले हैं। कषाय, तिक्त, कटु, ये श्लोक पूरा नहीं लिखा हुआ है, कुछ कड़ा हुआ है बीच में। कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा होगा ना, कषाय, तिक्त और कटु है। कटु, तिक्त, कषाय, ये वायु को बढ़ाने वाले हो गए, ये लिखा है, अच्छा, वायु। और ये कैसे पता चलता है? तो अनुमानतः। आपको श्लोक रटना नहीं है, मैंने आपको जो बात बताई वही बात लिखी हुई है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। मेन ये है कि ये सारे फंक्शन हो रहे हैं, कैसे पता चलता है? तो अनुमानता। क्या आप प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, इसको अनुमान लगाना पड़ेगा। आगे चलो। रस का लक्षण। तो जीवा के अर्थ का नाम रस होता है। तो रस क्या है? जीवा का अर्थ, जीवा जो टेस्ट लेती है, मतलब वो टेस्ट जो है वो क्या है? रस है। रस का आधार द्रव्य है तो जल और पृथ्वी है, यानी नीचे वाले दोनों महाभूत। इसकी उत्पत्ति में वही है, जल और पृथ्वी, यही दोनों। विशेष ज्ञान किससे होता है? ऊपर के तीनों महाभूत। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है
कि रस का विशेष ज्ञान तो ऊपर के तीनों महाभूत से होता है, विशेष ज्ञान। और उत्पत्ति होती है या आधार द्रव्य है तो नीचे वाले दोनों महाभूत हैं। और पूछ ले रस की योनि क्या है, तो वो जल है। उत्पत्ति जल से होती है। ठीक है, तो मुख्य योनि इसकी जल है। फिर बोल रहा हूं, रस का विशेष ज्ञान, ऊपर के तीनों महाभूत आकाश वायु अग्नि। रस की उत्पत्ति, तो नीचे के दोनों महाभूत, यानी जल और पृथ्वी। और विशेष योनि, मुख्य योनि, या फिर किससे उत्पन्न होता है मेनली अगर बात करें तो वो जल है। अष्टांग हृदय ने स्थान बताए वात पित्त कफ के शरीर में। तो कह रहे हैं कि वायु का स्थान जो है वो अस्थियों में है। वायु अस्थियों में रहती है। पित्त स्वेद और रक्त के अंदर रहता है, और कफ बाकी जितनी भी जगह है उनमें कफ रहता है। फिर कह रहे हैं कि होना तो यही चाहिए कि एक बढ़े तो दूसरे को भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, कि मतलब अगर पित्त बढ़ रहा है शरीर के अंदर, कह लो उष्णता बढ़ रही है, तो स्वेटिंग ज्यादा होगी ना, रक्त भी बढ़ जाएगा प्रमाण से अपने। इसी तरह शरीर में कफ बढ़ेगा तो शरीर की धातुएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन वायु और अस्थि, ये इस नियम का अपवाद है। होता क्या है कि जब ओल्ड एज होती है तब वायु बढ़ जाती है शरीर के अंदर, बुढ़ापे में, है ना। और क्या होता है, अस्थि का क्षय होता है लेकिन ओल्ड एज के अंदर। तो ये दोनों जो है ये अपवाद है। जब जब वायु बढ़ेगी शरीर के अंदर तब तब अस्थि धातु का क्षय होगा, ये याद रखना। बाकी के बारे में स्टेटमेंट ट्रू है इनके, देख पा रहे हो। ऐसा ही पूछ रहा था कि आधार आधे संबंध या आश्रय आश्रय संबंध ये किसने दिया है। धातु महाभूत और, माफ करें, धातुएं और दोषों के संबंध में। तो ये वाग्भट का है, ऐसा भी याद रखना। यहीं पर एक और स्टेटमेंट लिख लो। मैंने आपसे बताया कि जब पित्त बढ़ेगा तो श्वेत और रक्त बढ़ेंगे, या श्वेत रक्त बढ़ेंगे तो पित्त बढ़ेगा, है ना। इसी तरह कफ बढ़ेगा तो बाकी धातुएं भी बढ़ेंगी। लेकिन इसमें भी एक बात है, तो लिखोगे सामने, लिखो अग्नि मांद्य होने पर, लिखो अग्नि मांद्य होने पर धातुओं की वृद्धि होती है। अग्नि मांद्य होने पर धातुओं की वृद्धि होती है, परंतु परंतु ये वृद्धि, ये वृद्धि आम जन्य होती है। आम, परंतु ये वृद्धि आम जन्य होती है। अब देखो रिलेट कर पा रहे होगे। होता यह है कि आम और कफ जो है ना, उनको साधर्मी माना गया, लगभग एक जैसी चीजें हैं। शरीर में ज्यादा कफ बढ़ जाए या शरीर में आम बढ़ जाए तो लगभग एक ही जैसी बातें होने वाली हैं, कि वही तंद्रा, आलस्य, वो सब। तो दोनों एक ही जैसी चीज है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि जब अग्निमांद्य होता है ना तो धातुएं डाइजेस्ट नहीं होती ठीक से, तो आम बनता है शरीर के अंदर। तो आम मैंने कहा कफ के जैसा ही है, तो वो भी धातुओं को बढ़ाने के काम करेगा। ठीक है, धातुएं बढ़ती हैं शरीर की, लेकिन कहने अच्छी नहीं होती हैं वो, क्योंकि उनमें आम साथ में मिला हुआ है। तो वो उल्टा बीमार करेगा आपको, जैसा कि ज्वर के अंदर होता है मान लो, शुरुआत में। ठीक, आगे देखें। छह रस है। नॉर्मली हमारे सारे आंसर यहीं से निकलेंगे, रसों से रिलेटेड इसी क्रम से। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। जो भी हम ट्रिक्स लगाएंगे वो इसी क्रम में लगाएंगे हर जगह, तो आपको यही क्रम याद रखना है सामान्य रूप से। लेकिन एक सवाल आता है, किस आचार्य ने रसों में आ, इनकी श्रेष्ठता बताई, मतलब कौन सा रस जो ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा करके ये क्रम किसने दिया है। तो आचार्य वाग्भट ने दिया है। और वो क्रम क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, देखो यहाँ ये। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय की जगह मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय हो जाता है। तो ये ध्यान रखना। तो ये सही क्रम है। तो मधुर रस सबसे स्ट्रांग है, फिर अम्ल, फिर लवण, फिर तिक्त, फिर कटु, फिर कषाय। तो ऐसा समझना, ये वाग्भट ने बताया। नेक्स्ट आ जाओगे, उत्पत्ति भेद से द्रव्य के प्रकार। उत्पत्ति भेद से द्रव्य तीन प्रकार के, जांगम, औदभेद और पार्थिव। जांगम, औदभेद और पार्थिव, इनके कितने कितने भेद हैं। तो जांगम द्रव्य 19 है, औदभेद 18 और पार्थिव 15। हम याद ऐसे रखते हैं, आ से औदभेद, आ से 18, है ना। कई लोग 18 बोलते हैं ऐसे। तो आ से शुरू होता है औदभेद और आ से 18। और पार्थिव
तो पा से पार्थिव और पा से 15। ठीक है। एक बचते हैं जांगम, उनको याद कर लो, 19 है। जांगम 19। आगे देखें। क्या है, नहीं समझते हो तो जांगम में हो गए सारे एनिमल वगैरह जो हो गए ना, वो जांगम में आ जाएंगे। उद्भिद के अंदर जो भूमि फाड़ कर निकलते हैं द्रव्य, तो जैसे पेड़ पौधे ये सब उद्भिद में आ जाता है, जमीन से निकलता है। और तीसरे होते हैं पार्थिव। तो जैसे खनिज है, मिनरल्स वगैरह, तो ये सब पार्थिव में आ जाता है। उदाहरण भी लिख रखे हैं इन्होंने, जैसे अब देख लो और कुछ। जैसे जांगम द्रव्य है, तो मधु, गोरस, तो ये सब कहाँ से मिल रहे हैं? एनिमल सोर्स है इनकी उत्पत्ति का। ठीक है। तो मधु, गोरस इत्यादि। गोरस में इन्होंने सारी चीजें गाय से जो मिलती हैं, दूध, घी, मान लो गोबर ही है, गोरस जिसको बोल देते हैं, या गोमूत्र है, पंचांग। पार्थिव द्रव्य है मनाशिला, हरताल इत्यादि, वही भूमि से निकलता है। औद्भिद द्रव्य है, तो वनस्पति, इसमें फल, वानस्पत्य, फूलो फल, विरुद्ध में लता रूप, औषध फल पाकन। तो समझ में आ रहा है, ये पढ़ा है पीछे मैंने आपको कि वनस्पतियों में सिर्फ फल लगता है, वनस्पति फल फूल दोनों। तो बता चुका हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा। विरुद्ध जो लताएं होती हैं, और औषधियां वो है जो फल के पकने पर नष्ट हो जाती हैं। बुरी बात हो गई है ना पीछे हमारी? ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा। आगे देख रहे हो, तो इनके उदाहरण लिखे हुए हैं कुछ, तो ये भी देख लेना। अब नहीं पूछता, ये पहले एक बार सवाल आया हुआ है, लेकिन शायद वनस्पति रख के पूछ दिया था कि इनमें से कौन सा वनस्पति का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण लिखे हैं ना, ये बुक में लिखे हैं आपके, तो वहीं से उठा के उसने सवाल बना दिया था हिंदी में। तो वनस्पति में गूलर, वटपागड़ इत्यादि, वानस्पत्य, आम, जामुन, महुआ इत्यादि। विरुद्ध में स्पेशली याद रखना गुरुची। और ये भी इसके सामने लिख लो, गुरुजी के सामने संशमन द्रव्य है, ऐसा लिख लो, संशमन द्रव्य है, और आकाश महाभूत की प्रधानता है इसमें। जो भी संशमन द्रव्य होते हैं ना, उनमें आकाश महाभूत की प्रधानता बताई गई है। और औषधियां जो फल के पकने पर नष्ट हो जाए, तो गेहूं, धान इत्यादि जानते ही हो, बहुत कम समय के लिए फसलें होती हैं पर नष्ट हो जाते हैं। आगे आ जाएंगे, मूलनी द्रव्य और फलिनी द्रव्य, ये एक डिवीजन है इनका। तो मूलनी द्रव्य 16 होते हैं, और फलिनी द्रव्य 19 होते हैं। मूलनी द्रव्य 16, फलिनी द्रव्य 19। याद हम ऐसे रखते हैं कि देखो, फल हमेशा ज्यादा लगते हैं पेड़ पे, है ना, मूल तो कम ही होंगे। तो फल ज्यादा है, मतलब फल 19 है और मूल 16 है। पहले तो ये नंबर याद करो। फिर जो मूलनी द्रव्य 16 है, उसका डिवीजन क्या है? तो 3 है जो वमन के लिए इस्तेमाल होते हैं, 2 श्रो विरेचन में इस्तेमाल होते हैं, और 11 विरेचन के लिए। तो पहले तो डिवीजन याद करो, वमन, श्रो विरेचन और विरेचन के लिए क्रमशः 3, 2 और 11। वमन के लिए 3 कौन से हैं? तो षडपुष्पी, बिंबी और हेमवती। तो हम याद रखते हैं कि बीवी ने, मतलब बीवी हेमा है, उसने कुछ सड़ा हुआ बना दिया, उससे वमन हो गया और अच्छा नहीं लगा खाने में। तो बीवी ने, या हेमा बीवी ने सड़ा हुआ बनाया, उससे वमन हो गया। उसको बनाना नहीं आता होगा खाना, अच्छा खराब खाना बनाया, वमन हो गया। तो हेमा यानी हेमवती, बीवी मतलब बिंबी, सड़ा तो षडपुष्पी, वमन हो गया वमनार्थ। ये 3 इस्तेमाल होते हैं। शिरोविरेचनार्थ 2, श्वेता और ज्योतिषमती। ठीक है। तो श्वेता और ज्योति दोनों गर्ल्स के नेम लगते हैं, हम ऐसे याद कर लेते हैं, है ना, कि दोनों स्टाफ वाली होंगी, एक साथ कहीं काम करती होंगी। किसका है स्टाफ ट्री नाम? द्रव्य गुण नहीं पढ़ा है कुछ लोगों ने, रसशास्त्र के रिवीजन चल रहे हैं, द्रव्य गुण का नहीं चल रहा है। चलो देख के बताना किसका है स्टाफ ट्री। इसको याद रखना, कहाँ पूछा था। तो शिरोविरेचनार्थ श्वेता और ज्योतिषमती। ठीक है। तो श्वेता और ज्योति जो है वो स्टाफ में है दोनों, ऐसा करके याद कर लोगे। नेक्स्ट है विरेचनार्थ 11 बेटा, इनको हम याद नहीं करते। विरेचनार्थ 11 जो है, क्योंकि हम बाकी याद कर लेंगे, इसको हम फिर निकाल लेंगे कि भाई जो हमारे ट्रिक में नहीं आएगा वो इसमें है। फिर भी पढ़ लो एक बार, कुछ तो जानते ही होगे नाम, अगर थोड़ा भी कल्प स्थान वगैरह देखा है तो, जैसे श्यामा, त्रिव्रत, सप्तला, दंती, द्रवंती। देख के समझ आ रहा होगा विरेचन वाले द्रव्य होते हैं। शीरिणी, यशगंधा,
गवाक्षी, विषाणिका, अधोगुड़ा, प्रत्यर्पणी। ठीक है ना, खैर उनको स्टूडेंट को याद नहीं करेंगे। तो बीवी हेमा ने सड़ा हुआ बनाया, उससे वमन हो गया। और श्वेता ज्योतिषमती शिरोविरेचन कराती है। नेक्स्ट आते हैं फलिनी द्रव्य 19। तो वमन और आस्थापन के लिए 8 इस्तेमाल होता है। वमन और आस्थापन याद रखना, ऊपर सिर्फ वमन के लिए था, यहाँ आस्थापन में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो 8 है। 8 में लिखा है 6+2। वो 6 इसलिए लिखा है कि कल्प स्थान ना, अभी आपका अगला होमवर्क है आज। आपने अब तक चरक सूत्र के 30 चैप्टर याद कर लिए, चरक चिकित्सा के 30 चैप्टर याद कर लिए। अब क्या करोगे कि कल्प स्थान के 12 चैप्टर के नाम याद होंगे कल आपको। चरक कल्प लिख लो, होमवर्क लिख लिया करो, मैं सुनूंगा पक्की बात है। ऐसे ही कभी भी रैंडम सुन लूंगा किसी से, वो याद होने चाहिए। तो चरक कल्प के 12 चैप्टर आपको याद होने चाहिए नाम। ठीक है, तो कल फिर ये आपको बहुत इजी लगेगा, ये वाला पार्ट याद कैसे करना है। तो मदन फल, धामार्गव, इक्ष्वाकु, जीमूतक, कृतवेधन, कुटज। ठीक है, तो 6 द्रव्य जो है उन चैप्टर्स में आपको मिल जाएंगे जब आप याद करोगे। शुरुआत की। फिर त्रपुष और हस्तिपर्णी, ये दो बस याद करने हैं इसमें फिर। त्रपुष और हस्तिपर्णी। ठीक है, याद करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि जिनमें पा लगता है, त्रपुष में पा, हस्तिपर्णी में पा। ठीक है, कि दो है नाम जो एक्स्ट्रा इनके अलावा, वो है पा और पा वाले, तो पा पा करके से याद कर लो, दो पा वाले हैं। त्रपुष और हस्तिपर्णी। फिर आ जाओ शिरोविरेचनार्थ, एक द्रव्य है सर। अपामार्ग, उसके पर्याय लिखे हैं प्रत्यक पुष्पी और अधाशल्यक, दोनों पर्याय बहुत जरूरी हैं, याद कर ही लोगे। तो अपामार्ग, प्रत्यक पुष्पी और अधाशल्यक। फिर है विरेचनार्थ, 10 द्रव्य हैं। विरेचनार्थ 10, यहां नाम लिखे हैं देखो। विड़ंग, अभ्या, कंपिलक, क्लीतक। क्लीतक कह रहे हैं दो वैरायटी है इसकी। क्लीतक दो वैरायटी, आनुप और स्थलज। आनुप और स्थलज मतलब मुलेठी है ये यष्टि मधु, उसकी दो वैरायटी है। ऐसा सवाल भी कहीं गाइड में मुझे मिला था कि चरक ने कहाँ पर मुलेठी की दो वैरायटी बताई है, ऐसा कुछ सवाल था। तो देख लो चैप्टर 1 के अंदर ही है। ठीक। तो विड़ंग, अभ्या, कंपिलक, क्लितक, शंखिनी, अंतःकोटर, आरकवद, प्रक्रिया और उत्क्रिया, ये लता करंज। स्पेशली याद रखना, प्रक्रिया लता करंज। ठीक है, याद करने की ट्रिक लिखी है ऊपर। तो ट्रिक क्या है, वो ये है कि कोई लड़का है, मान लो अभय, वो बिगड़ चुका है, मतलब राक्षस जैसा बन चुका है, लोगों को मारने लगा है। तो कोई व्यक्ति है बेचारा क्लीतक, वो कांप रहा होगा, डर के जाके छिप गया होगा शंख के कोटर में कि मार ना दे। इसने वहीं जाके उसको मार दिया। तो ये ट्रिक है। क्या लिखा है कि बिगड़े अभय ने कांपते क्लीतक का शंख के कोटर में वध किया, मतलब वहीं जाके उसको मार दिया। तो बिगड़े अभय ने कांपते क्लीतक का शंख के कोटर में वध किया। तो बिगड़े यानी विडन, अभय यानी अभ्या, कांपते क्लीतक तो कंपिलक, और क्लीतक, क्लीतक की दो वैरायटी होगी तो 5 हो गए टोटल। शंख के अंतः कोटर में तो शंखिनी, अंतः कोटर। ठीक है, वध किया, वध मतलब आरक वध, और किया से प्रक्रिया और उत्क्रिया नाम जो है दोनों। तो ये 10 हो जाते हैं विरेचनार्थ, 10 द्रव्य। फिर एक बार बोल रहा हूँ, हमने पहले देखा मूलिनी और फलिनी। मूलिनी कम है और फलिनी ज्यादा है, तो मूलिनी 16 और फलिनी 19। मूलिनी 16 के 3 डिवीजन, वमनार्थ, शिरोविरेचनार्थ और विरेचनार्थ। वमनार्थ 3, हेमा बीवी ने सड़ा हुआ बनाया, वमन हो गया। शिरोविरेचनार्थ 2, श्वेता और ज्योतिषमती। विरेचनार्थ 11 जो हमने याद नहीं किए। फिर आ जाओ फलिनी द्रव्य 19। उनमें पहला डिवीजन वमन की जगह वमन अस्थापन का है, तो वो 8 हो जाते हैं 3 की जगह। 8 कल्पस्थान के शुरू के 6 चैप्टर हैं। इसके अलावा त्रपुष और हस्तिपर्णी दोनों पा वाले। शिरोविरेचनार्थ यहाँ एक ही है, पीछे दो थे, श्वेता ज्योतिषमती। तो कौन सा है, अपामार्ग। इसमें बहुत सवाल आता है, याद रखना। पर्याय भी लिखे हैं प्रत्येक पुष्पी और अधाशल्य। फिर आते हैं विरेचनार्थ 10। तो बिगड़े अभय ने काप्ते क्लीतक का शंख के कोटर में वध किया। यहाँ पे क्लीतक की दो वैरायटी है, आनुप और स्थलज। तो ये मुलेठी है, यष्टिमधु है, ये भी याद रखोगे। नेक्स्ट लिखा है यही, विरेचन द्रव्यों के आश्रय कितने होते हैं। तो 6 आश्रय हैं विरेचन द्रव्यों के। कौन कौन से, पंचांग प्लस शीर, आपको ऐसे याद रखना है। किसी भी वृक्ष का पंचांग क्या होता है, ये चीज है, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प और फल, माफ करें। तो मूल, मूल की त्वचा ऐसा कर लो, फल फूल पत्ते, सिंपल याद करने के लिए।
ठीक है, फल फूल पत्ते, तो फल हो गए, फूल यानी पुष्प हो गए, पत्ते यानी पत्र हो गए, तीन वो। बाकी उसकी जड़ मतलब मूल हुआ। और त्वचा हो गई, जैसे तिलवक है, लोध है ना, उसकी त्वचा इस्तेमाल होती है, वो मूल की। तो मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, प्लस शीर। यहाँ पे ये भी याद रख लेना कि जब जब हम इस पंचांग की बात करते हैं ना, ये पांच चीजें, तो कभी कोई मान लो सवाल आ जाए और आपने उस पौधे को देखा हो इत्तेफाक से, आपसे पूछ ले क्या इस्तेमाल होता है उसका जनरली, तो जिनमें लकड़ी नहीं होती है ना, हार्ड वाली कास्ट जिनमें नहीं होती है, तो उनका पंचांग यूज कर लेते हैं, पूरा पौधा इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना। जो छोटे छोटे पौधे हैं उनका पंचांग इस्तेमाल हो जाता है। तो कहीं ऑप्शन में हो पंचांग तो वो लगा दो। खैर आगे देखो, शिरोविरेचन द्रव्यों में मधुर और अम्ल रस नहीं होते। जो शिरोविरेचन कराने वाले द्रव्य हैं उनमें मधुर और अम्ल रस ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, स्नेह की योनि कितने हैं। स्नेह की योनि दो, स्थावर और जांगम। ठीक है, मतलब इनके सोर्स, उनको पाने के कितने सोर्स हैं, तो स्थावर है एक सोर्स, तो प्लांट, और दूसरा जांगम एनिमल। देखते ही हो, वनस्पति घी, डालडा घी पहले खूब बिकता था वो, कुछ शायद डालडा नाम से आता था वो, है ना। अभी भी आता होगा। लेकिन होता क्या है कि पहले, मतलब मुझे तो अच्छे से याद है कि पहले लोग देसी घी खाया करते थे। फिर देसी घी सस्ता था क्योंकि तब, फिर चीज़ें महंगी होने लगी थोड़ी थोड़ी। फिर डालडा घी आ गया बाजार में, लोगों ने खूब घरों में डालडा घी से बना बना के चीज़ें खा रहे हैं, खूब पराठे से बन रहे हैं उसके, कि बड़ा अच्छा होता है वो। फिर कुछ टाइम बाद वो नहीं, वो खराब होता है। फिर ये आ गया रिफाइंड, फाइंड का ट्रेंड आ गया, इसको यूज़ करो। अब रिफाइंड ऐसा हो गया, जिसको देखो कोई रिफाइंड नहीं खरीद रहा है कि अब रिफाइंड खराब है, तो पागल बना दिया हमारा। ठीक है, अब दोबारा देसी घी इतना महंगा करके, अब तो देसी घी अब मिल रहा है यहाँ, जाके देखना खरीद के कभी। जो फेयर वगैरह लगते हैं ना, अभी जैसे वैक लगा हुआ है, वहां पे भी जरूर होंगे स्टॉल इस तरह, तो ऐसी जगह पे जाके देखना, कोई देहरादून में होगा तो, गया हो अगर कोई, तो कम से कम देसी घी मिल रहा होगा वहाँ 2,500-3,000 रुपए किलो मिनिमम, है ना। जो इजीली पहले 400-500 रुपए किलो बहुत इजीली मिल जाती थी चीजें। सब घुमा के पागल बनाने की बात है, एंड में लौटना वही है जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, मुझे लगता है वहीं लौट जाते हैं एंड में आके हम लोग। खैर, अभी वो उसका चल रहा है कौन सा, ऑलिव ऑयल। तो अब लोग उसमें भी कहने लगे हैं कि ऑलिव ऑयल देखो, लोग पागल हैं, इंडिया में तो ऑलिव ऑयल के पराठे बना के खा रहे हैं और पूड़ी बना के खा रहे हैं, कि वैसे आप खा रहे हो कि आपको चाहिए कि भाई इतना फैट ना जाए बॉडी के अंदर, तो ये थोड़ी उसके पराठे बना के खाओगे। तो खैर, तो सब मतलब यही चल रहा है। खैर, शुभ्रजन द्रव्य में मधुर अम्ल रस नहीं होते। स्नेह की योनि दो, स्थावर जांगम। चतुर्विध स्नेह, स्नेह चार टाइप के होते हैं, घी, तेल, वसा और मज्जा। घी, तेल, वसा और मज्जा, याद रखना। योनि दो है, ठीक है, वो सोर्स की बात है। और टाइप पूछेगा तो चार है, घी, तेल, वसा, मज्जा। एक दो बातें और हैं, थोड़ा सा समझ लो, फिर अपनी लैंग्वेज में लिख लेना उसको, चाहे तो नीचे लिखा भी होगा। एक सवाल पूछा जाता है कि सभी स्नेहों में श्रेष्ठ स्नेह कौन सा है। तो आपको आंसर जो लगाना है, एक वो लगाना है घृत, घी। ठीक। चाहो तो लिखते चले जाओ इसी क्रम में जो मैं बोल रहा हूँ आपको, लिख लो, है ना, वो आपके आंसर क्लियर हो जाएंगे, फिर डाउट नहीं रहेगा कि सर ने क्या बोला था। तो सभी स्नेहों में उत्तम, तो घृत। उसी के सामने ब्रैकेट में लिख लो क्यों श्रेष्ठ है, तो उसमें गुण लिखना है आपको, संस्कार अनुवर्तन से, ऐसा लिखो, संस्कार अनुवर्तन से। संस्कार अनुवर्तन का मतलब क्या है, अगर नहीं पता है तो वो भी लिख लेना। अपने गुणों को बनाए रखना और दूसरे के गुणों को भी ग्रहण कर लेना, यानी अपने गुण ना दे आगे कोई, और दूसरे के गुणों को भी ग्रहण कर ले, उसको बोलते हैं संस्कार अनुवर्तन कर लेना। ठीक है, तो ये एक बात हुई कि घृत श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, संस्कार अनुवर्तन से श्रेष्ठ है। संस्कार अनुवर्तन क्या होता है, अपने गुणों को ना त्यागे, दूसरे के गुणों को भी ग्रहण कर ले। दूसरी बात, ये रख के पूछे आपसे कि पित्त हर द्रव्यों से संस्कारित करने कर लेने पर श्रेष्ठ स्नेह है। लिख लो, पित्त हर द्रव्यों से संस्कारित कर लेने पर श्रेष्ठ स्नेह। तो लिखो सामने तेल।
ठीक है। नेक्स्ट इसी में लिख लो, श्रेष्ठ वात कफ नाशक स्नेह। तो यही तेल है। श्रेष्ठ वात कफ नाशक स्नेह तेल। नेक्स्ट लिखो, स्थूल कृश दोनों के लिए स्नेह। स्थूल के लिए भी, कृश के लिए भी तेल। ठीक है, स्थूल कृश दोनों के लिए स्नेह तेल। नेक्स्ट लिखेंगे, व्रेचनार्थ श्रेष्ठ स्नेह। व्रेचनार्थ श्रेष्ठ स्नेह एरंड तेल। व्रेचनार्थ श्रेष्ठ स्नेह एरंड तेल। नेक्स्ट लिखो, बलार्थ। बलार्थ और स्नेहन के लिए, मतलब बल बढ़ाने के लिए शरीर में और स्नेहन कराने के लिए श्रेष्ठ स्नेह तिल तेल। तिल तेल। नेक्स्ट लिखो, तेल का निर्देश ना हो। मतलब ये ना बताया जाए कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, तेल का निर्देश ना हो। तिल का तेल, ठीक है, तिल का तेल। तो वहां पर तिल का तेल लेना है। ठीक है, तो चतुर्विध स्नेह, घी तेल वसा और मज्जा। अब ये सारे चीजें इनके बारे में लिखवा दी, अब डाउट नहीं होगा। जो जिस तरह से हो वो आप आंसर लगा लेना। आगे चलिए। पांच नमक कौन से हैं? मेनली इन पंच लवण की हम बात करते हैं, है तो कई वैरायटियां आजकल तो मार्केट में आ रही हैं। तो सैंधव, सोवर्चल, विड, ओदभिद और सामुद्र। तो ये क्रम ठीक कर लेना, क्योंकि यहाँ तो लिख दिया है मैंने बस यूं ही। आप सही क्रम में ही लिख लोगे इसको। सैंधव के बाद सोवर्चल लिख लोगे। सैंधव, सोवर्चल, फिर विड लिखो, फिर ओदभिद, फिर सामुद्र, फिर चुल्लिका या नवसाद। तो टोटल छह लिखे हैं यहाँ। सैंधव, सोवर्चल, विड, ओदभिद। सिर्फ विड और सोवर्चल का क्रम बदल दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेना है, छह लवण है, क्रम आपको याद होना चाहिए। मैं कभी आपसे सवाल करूं कि इनमें से कौन सा, अब मान लो कि चतुर लवण में नहीं आता, है ना, मैं चार के नाम लिखूंगा, पांचवा कोई और एक नाम लिख दूंगा मान लो, है ना, तो आपको चुनना होगा। बात समझ रहे हो? इस तरह सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सा तीन लवण में नहीं आता, त्रिलवण का द्रव्य नहीं है। आगे चलें। मूत्र आठ है, तो यहाँ लिखे हुए हैं, भेड़, बकरी, गोमूत्र, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़ा, गधा। ये आठ के मूत्र हैं। ठीक है। सामने दुग्ध लिखे हुए हैं, तो दुग्ध में देख रहे हो, तो यहाँ बस गधे को हटा देंगे यहाँ से, और इसकी जगह स्त्री दुग्ध की बात होगी। ठीक है, कि दुग्ध में स्त्री दुग्ध आ जाएगा गधे की जगह यहाँ पे। ठीक है, बाबा रामदेव तो इसको भी बेचने वाले हैं, मैंने आपको बताया है। कुछ दिनों पहले ही बैठे वीडियो बनाई है, बहुत वायरल करा दी उन्होंने। तो जल्दी प्रोडक्ट मिल जाएगा मार्केट में आपको। ठीक है, वो कुछ बता भी देंगे बढ़िया कि अमृत है। खैर, नहीं, उनकी मजबूरी है ना, मार्केट में भी तो टिके रहना है, सीधी सी बात है। कुछ ना कुछ अलग लाना पड़ेगा। खैर, तो भेड़, बकरी, गोमूत्र, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़ा, गधा। तो इनमें एक सवाल आता है कि इनमें किसका स्त्री जाति का मूत्र यूज होता है, किसमें पुरुष जाति का मूत्र यूज होता है। देखो ऊपर के जो चारों नाम है, भेड़, बकरी, गाय और भैंस, इनमें स्त्री जाति का मूत्र इस्तेमाल होता है। याद रखना, नीचे लिखा भी है देखो, भाव प्रकाश के अनुसार, गाय, बकरी, भेड़, भैंस स्त्री जाति का मूत्र, और गधा, ऊंट, हाथी, मनुष्य, घोड़ा, इनमें पुरुष जाति का मूत्र यूज होता है। हम याद ऐसे रख लेते हैं कि साधारण बोलचाल में भी हम लोग इन जानवरों के नाम से यही समझते हैं कि भेड़ है तो मतलब स्त्री, बकरी स्त्री, गाय तो स्त्री है ना, भैंस तो स्त्री है, जानते हो। हाथी कहो तो मेल माइंड में आता होगा, ऊंट कहने पे मेल के लिए आता है ना, जो घरों में मम्मियाँ जैसे नामों से बुलाती हैं लड़कों को ज्यादातर, देखो यही नाम है वो, हाथी, ऊंट, घोड़ा, गधा। तो लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इजी है, इस तरह भी याद कर सकते हो। खैर, यहाँ देखो, स्त्री जाति का मूत्र जो होता है वो लघु होता है, और पुरुष जाति का मूत्र जो है वो गुरु होता है। स्त्री जाति का मूत्र लघु और पुरुष जाति का मूत्र गुरु होता है।
मूत्र के सामान्य कुछ और गुण लिखे हैं कि उष्ण है, तीक्ष्ण है, आरुक्ष है, कटु, लवण, नहीं याद करना है आपको। मूत्र का प्रयोग उपनाह के रूप में करते हैं, परिषेक के रूप में बताया गया है, विषनाशक है, कृमिनाशक है। चाहो तो एक पॉइंट लिख लो, लिखो यहीं पर लिखो अपस्मार में, अपस्मार में मूत्र नस्य, वहां कई सारे मूत्र आए हैं, है ना, कपिल वर्ण की गाय का मूत्र है, फिर आप देखोगे और भी बहुत सारे जानवर हैं उनके मूत्र की बात आई है। तो स्पेशली याद रखना, ऐसा सवाल जनरल बन जाएगा भी किस रोग में स्पेशली मूत्र का नस्य देने की बात आई है, तो अपस्मार रोग के अंदर आया। और देखें, तो मूत्र जो होता है उपनाह में यूज करना है, परिषेक में यूज करना है, विषनाशक है, कृमिनाशक है। मूत्र पांडु रोग से पीड़ित रोगियों के लिए कल्याणकारी है। मूत्र पीने से कफ का शमन करता है, वायु का अनुलोमन करता है। वो सब छोड़ो, अब यहाँ देखो पॉइंट लिखा है कि वाग्भट ने मूत्र को पित्तवर्धक माना है। अब इसको स्पेशली याद करो। चरक के हिसाब से अगर देखोगे तो त्रिदोष शामक है, कि कफ और वायु का शमन कर रहा है, ठीक है, और पित्त को भी नीचे की तरफ खींच के ले जा रहा है। तो वो नीचे की ओर यानी अधोमार्ग से, तो विरेचन से वो दोष निकल जाएंगे, पित्त निकल जाएगा। ठीक है ना। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा था, अभी मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिया आपको किसी के ऊपर, मतलब चीजें जैसे होती हैं वो होती हैं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि हर चीज, भाई अगर मैं 50 बातें कह रहा हूँ तो मेरी 50 की 50 बात ठीक नहीं होंगी। हो सकता है उसमें दो चार बातें मैंने इसलिए बीच में डाली हूँ कि मेरे फायदे के लिए, भाई मैं करूंगा ना, अगर मैं कोई चीज कर रहा हूँ अच्छी तो अपना फायदा भी देखूंगा ना। तो चार चीजें मैं अपने लिए भी डाल देता हूँ, तो आपका काम वही है उन 50% चार को हटाना, वो 46 अपने काम वाली चीज अपने पास रखना। तो मैं बाबा जी का नाम इसलिए ले रहा था कि वो भी कई चीजें उनको करनी होती है ना, बाबा रामदेव को, या कोई भी और इस तरह के जो लोग हैं। तो आप जब पढ़ते हो, जैसे मूत्र की बात आती है, कोई आपसे बहस करने लगे भाई मूत्र में गुण नहीं है, आपका शास्त्र कहता है ना, त्रिदोष को हरने वाला है, सब कुछ है, सबके दिए हुए हैं। लेकिन कोई फिर कहने लगे, किसी भी जानवर को उठा के ले आया, कोई कल को 12 सिंगा ले आया उठा के कि लो भाई तुम तो ऐसा करते हो, बहस करने लगते हैं लोग, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। जो है सो है, जो लिखा है शास्त्र में, है ना, उस पर बहस करनी है। आगे देखो, अम्लपित्त का स्वतंत्र वर्णन, सर्वप्रथम वर्णन, ठीक है, सबका आंसर काश्यप लगाना है। सुक्तक नाम से वर्णन, ये सवाल आता है, किस रोग का अन्य नाम ये भी है सुक्तक, तो अम्लपित्त का अन्य नाम है सुक्तक। तो अम्लपित्त का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन, प्रथम बार वर्णन, और सुक्तक नाम से वर्णन आचार्य काश्यप ने किया है। अगर काश्यप का नाम ना मिले आपको, तो फिर आप माधव के साथ जाओगे, सेकंड प्रायोरिटी माधव होगी, लिखा है यहाँ पे भी, ठीक। अब जो मूत्र है उनके गुण हम लोग देखने वाले हैं, जल्दी से देख लेते हैं, 3-4 मिनट है हमारे पास, खत्म करते हैं, आज की क्लास भी खत्म हो जाएगी भाई। तो बेटा ये 8 मूत्र के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 जो नंबर लिखे हैं वो रस वगैरह लिख दिए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 1 2 3 4 5 6, ठीक, जो नंबर मिले उसका मतलब उस रस की बात चल रही है। तो पहला जैसे गोमूत्र की बात कर रहे हैं, तो 1 नंबर लिखा है, यानी गोमूत्र मधुर होता है, ठीक है। फिर गुण क्या है इसके, कृमि, कुष्ण, दोषघ्न, कंडू को दूर करने वाला, उदर रोगों को दूर करने वाला, ठीक है। तो कृमि, कुष्ठ, नुत, यहाँ पे एक शब्द देख पा रहे हो, इसी पे फोकस करना। नीचे क्योंकि आप देखोगे हाथी, 3 नंबर लिखा है, यानी कि लवण रस होता है, और गुण लिखा है कृमि कुष्ठ नाम, मतलब वो ही है, कृमि को कुष्ठ को हरने वाला। लेकिन एक जगह नुत शब्द आया है, एक जगह नाम शब्द आया है, तो हम ऐसे याद रखते हैं कि हाथी का नाम बड़ा है। हाथी सोच के मतलब एक इमेज बन जाती है हाथी, ऐसा, ठीक है ना। तो कृमि कुष्ठ नाम, ये ध्यान रखोगे। वापस देखेंगे गाय में, तो कृमि, कुष्ण, तोषग्न, कंडू उदर रोगों में लाभकर है। भैंस के मूत्र पे देखो क्षार होता है, स्पेशली याद रखना है, भैंस का मूत्र क्षारीय है। अर्श, शोफ, उदर रोगों को हरने वाला और सरगुण वाला है। हम इसके लिए एक शब्द याद रखते हैं कि अशोधर सर ने भैंस पाली है ना, कोई सर है अशोधर, अशोधर यानी अर्श, शोफ, दर मतलब उदर रोग, ऐसा। तो अशोधर सर ने भैंस पाली है, सर मतलब कि सरगुण भी है इसके अंदर। नेक्स्ट है भेड़, नंबर लिखा है 5, यानी तिक्त रस वाला है। तो लिख रहे हैं कि पित्त का अविरोधी, ऐसा ही शब्द याद रखना जैसा यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पित्त का अविरोधी है। दूसरा स्निग्ध है, देख लेना वो तो कोई खास नहीं है। बकरी के मूत्र पे आ जाओ, 16 नंबर है, 16, 16। तो बकरी का चाहे मूत्र हो चाहे दुग्ध है, दोनों में 16 नंबर है, मतलब मधुर और कषाय, याद रखोगे।
पथ्य है, दोषाग्न है। तो ट्रिक लिखी है, पथ के दोष हर लेता है। पथ के दोष, आपके रास्ते के दोष हर लेती है बकरी। तो पथ यानी पथ्य, दोष हर यानी, तो दोष हर लिखा ही है। 16 नंबर। हाथी की बात हो गई, क्रमिकुश नाम मिलेगा। क्रमिकुश नुत जो है वो गाय के मूत्र में है। बद, विड़, मूत्रता, विष, श्लेष्मा और अर्श, इनको दूर करने वाला। तो हम याद रखते हैं, हाथी के मूत्र में देखो सारे शाह वाले लेटर आते हैं, शाह या शाह मतलब किसी ना किसी फॉर्म में। तो विष, श्लेष्मा, अर्श, ठीक है ना, तो ऐसा देख सकते हो। इसके अलावा विड़ मूत्र की रुकावट है, इसमें भी दे रहे हैं। ऊंट नंबर 5 लिखा है, यानी तिक्तरस। तो भेड़ और ऊंट दोनों एक साथ कर लेना, दोनों में 5 नंबर है। ऊंट पानी में अपना अक्स देख रहा है। अक्स, अक्स यानी अर्श, कास और श्वास। अक्स, ऊंट का अक्स, ऊंट की परछाई पानी में बन रही है। घोड़ा नंबर 45 लिखा है, 4 और 5, यानी कि कटु और तिक्तरस। घोड़ा 45, हम ऐसा भी याद करते हैं, घोड़ा सबसे तेज भागता है, तो 45 नंबर उसके साथ है, 45। किसी का घोड़ा जैसे डेथ हो गई होगी विष की वजह से, तो उसने कब्र बना दी, विष कब्र। विष यानी विषापहम,